वाले कहते हैं कि वोट हमें दो मगर बाद इंतजामी पर गालियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दो। नहीं बचेंगे जागीरदार वडेरे हुक्मरान, ना ये निजाम बचेगा, ना इस निजाम की हिफाजत और हुकूमत करने वाले बचेंगे। हमारे कैंडिडेट हैं उनको ये सपोर्ट करें यहाँ भी, और फिर वफाक में जो गिलानी साहब हैं वहाँ भी हमें सपोर्ट चाहिए। उन्होंने वफाकी हुकूमत छोड़ने या किसी तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से बात नहीं की, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से की। इमरान खान इंतकाम की तो तुम्हारी आँख ठंडी नहीं हो रही, लेकिन अब तुम्हारा जो हिसाब करीब है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस नालायक हुकूमत का हर मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। सेनेट का इलेक्शन पहले है, डस्का का इलेक्शन है, उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है पूरी। सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान में तारीख के अंदर एक बहुत ही घिनौना कारोबार बन के सामने आया है। आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए थे, कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर। आप इस सारे मामले में मियां नवाज शरीफ साहब देखे इस सारे मामले के अंदर? और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। बड़ा कुछ हो रहा है। कल तक एमक्यूएम वाले और पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे के बिल्कुल गरेमा पे हाथ थे इनके, और कोई अच्छाई तो को नहीं थी। आज एक लग रहा है कि क्लियर डील हो गई है, और जो अब तक इत्तलात हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी इनको 2 जनरल सीट्स पे और 1 खातून की सीट जो है ख़वातीन की, 1 खातून की हैं और 2 उस पर, तो 3 सीट्स उनकी हो जाएंगी। और उसके बदले इनसे टेक्नोक्रेट के जो वोट्स हैं वो एमक्यूएम देगी सिंध के अंदर। और उसमें से एक फ़ायदा ये होगा, नुकसान रादर पीटीआई को ये होगा कि उनके जो से ओबरो साहब हैं वो नॉकआउट हो जाएंगे। लेकिन असल चीज़ है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में एक अजीब एक तूफ़ान सा मचा हुआ, वो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सीट का, बिकॉज इसके इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर यहाँ पे अपसेट हुआ तो ये एक ट्रांसलेट करेगा एक उससे भी बड़े चैलेंज को जो इमरान खान की गवर्नमेंट को फेस करना पड़ सकता है। हो क्या रहा है, हम आपको 2 दिन से इस पर प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, और कुछ बातें भी आपसे कल के मैंने प्रोग्राम में भी शेयर की थी कि किस तरह एक साउथ पंजाब की बहुत बड़ा खानवादा है पॉलिटिकल, उनके जो से एक साहब हैं उन्होंने एक फ़ंड इकट्ठा करना शुरू किया हुआ है जिसमें 2-2 अरब हो चुका हुआ है, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, और वो सीधा 10 से 12 लोगों के लिए इस्तेमाल होने के लिए उसको कहा जा रहा है। उसमें एक शख्स है जो पैसे जमा करवा भी कर चुके हैं 50 करोड़ से ऊपर, उनके नाम के साथ, जिस तरह बरादरी का नाम आता है, जिस तरह आप कह लें फ़लाना गुजर, फ़लाना राई, फ़लाना शेख, इस तरह करके उनके नाम के साथ वो एक बरादरी का नाम भी आता है। जो जानने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 10-11 वोट्स का सीन है सारा, एंड दिस कैन चेंज रियली अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे कि क्या ये हो रहा है। और ये जो आपने अभी बयानिए में इब्तदाइये में देखा होगा, मरियम नवाज साहिबा का अजीब सा एक रिएक्शन था जब उनसे पूछा गया कि पंजाब के अंदर ये किस तरह हो गया, आप तो कहती थी गवर्नमेंट से बात नहीं होगी, तो सडनली उन्होंने उस पर अजीब सा जवाब दिए जैसे छोड़े, अच्छा यहाँ ये वो, अगरचे चुनाचे, ये हो क्या रहा है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ हामिद मीर मौजूद हैं। थैंक यू हामिद। रऊफ़ क्लासा बहुत शुक्रिया। कराची से हमें मज़हर अब्बास ने ज्वाइन किया है। पहले ज़रा बात कर लें कराची से। मज़हर आपसे मैं शुरू करता हूँ। ये पीपल्स पार्टी और इनकी एमक्यूएम की डील करीबन हो गई है, अब तय हो गई है मज़हर? नहीं हामिद, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तय हुई है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान अब वो ज़ाहिर है एमक्यूएम की सिचुएशन नहीं है, वो बहुत दबाव में है और कोई भी फाइनल डिसीजन जो है वो अकेले नहीं ले पाएंगे, और ये मुश्किल है। अगर एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जाती है तो इसका मतलब ये कि मामलात ऊपर की सतह पे बहुत गड़बड़ है, क्योंकि एमक्यूएम इस वक्त जो सूरत हाल है एमक्यूएम की, आपको पता है कि बीच में उन्होंने एक मरतबा डिसेंट किया था, पीटीआई के साथ उनका कुछ लड़ाई हुई थी तो यहाँ उनके लोग उठा लिए गए थे और फिर वो वापस उसी तरफ आ गए थे। तो अगर एमक्यूएम जो है वो पीटीआई का साथ नहीं दे रही तो इसका मतलब ये कि पीटीआई इज इन ट्रबल एट द सेंटर एज वेल। और मगर इसमें मैं आपसे शेयर करता हूँ, आपको याद है जब लास्ट टाइम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी तो बिलावल भुट्टो ने तकरीबन 6 मिनिस्ट्रीज़ भी ऑफ़र कर दी थी सिंध कैबिनेट में,
मेरी इतला के मुताबिक जो इस वक्त अब इनकी लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसमें MQM की मैं लिस्ट ऑफ डिमांड्स आपको बता देता हूँ जो हमारी बड़ी रिलायबल सोर्स है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर हम सिंध गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं इस वक्त तो हमें कम से कम 3 इमीडिएटली वजारतें चाहिए, 2 हमें एडवाइज़रशिप चाहिए और दूसरा ये कि हमें ये एश्योरेंस चाहिए कि वफाक और सिंध का प्रोविंस की गवर्नमेंट मिल के हमारे जो ऑफिस वगैरह हैं वो दोबारा खुलवाएंगे और असल चीज़ है कि हमें एज अ पार्टी एक फेयर चांस मिलेगा जो उनके ख्याल में भी नहीं मिल रहा, और ट्रांसफ़र ऑफ लोकल गवर्नमेंट पावर्स और दूसरा कराची का सेंसस दोबारा, लेकिन वो आगे की बात है। लेकिन इमीडिएटली 3 वजारतें, 2 एडवाइज़रशिप्स, ये तो इस मौके पे बात चल रही है वहाँ पे। नहीं मालिक, देखिए बहुत सीधी बहुत सिंपल सी चीज़ है। MQM का इस वक्त जो डायलेमा है, जो प्रॉब्लम है MQM की, आप देखें कि इमरान खान तमाम तर 2.5 साल की कोशिश के बावजूद नहीं खुलवा सके दफातर, वो दफातर नहीं खुलेंगे, ये MQM को भी पता है, क्योंकि ये मामला जो है ये सिविलियन गवर्नमेंट से ऊपर के मामला हैं। सेंसस का भी यही मसला है, क्यों नहीं इमरान खान CCI में ले जाके, और इवन सेंसस के मसले पे तो और भी ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन डेवलप हुई थी, क्योंकि उनके जो वफाकी वजीर थे अमीनुल्लाह, वो कमेटी में कोई कमिटमेंट कर आए, और काबीना में जो कमेटी में वो कमिटमेंट करके आए थे, जो इत्तेफाक राय हुआ था, उसी से डिसेंट कर गए। और जब उनसे पूछा गया कि आपने डिसेंट क्यों किया, तो उन्होंने कहा फर्रुख नसीम साहब ने एक पर्ची भेजी थी, उसके बाद जो है वो मैंने डिसेंट कर लिया। और दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने पर्ची भेजी थी बकौल उनके, उन्होंने खुद जो है वो उस बात को ओके नहीं किया, जब काबीना के इजलास की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस वक्त MQM में जो सिचुएशन है वो ये है कि उन्हें अंदर भी 6 अगर उनके MNAs हैं और उनके 20-25 MPAs हैं, तो उन्हें नहीं पता कि उनमें से कौन इधर से उधर जाएगा। फिर ये कि हर दूसरे के ऊपर कम से कम 10 से 15 केसेस हैं कि अगर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर MQM जाती है तो इसका मतलब है मामला ऊपर से गड़बड़ है, इसका मतलब है ऊपर कोई गड़बड़ हो रही है, ठीक है, इसलिए MQM इधर से उधर नहीं जा रही। हामिद, रहमान मलिक, शजील मेमन, इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया सारी चीज़ के अंदर। जैसे मज़हर बात कर रहे हैं कि रहमान मलिक साहब ने भी रोल प्ले किया MQM के साथ पीपल्स पार्टी की बातचीत करवाने में। पुराना उनका ताल्लुक है उनसे? नहीं, आपका दावा है। अच्छा, वो MQM वाले कह रहे हैं इस कराची में कह रहे होंगे, उनको रहमान मलिक साहब ने कहा होगा, प्लीज़ ये भी कह दें। हाँ, वैसे रहमान मलिक साहब कह देंगे उन्होंने मेरा नाम लेते ना। तो क्या हो क्या रहा है ये क्या है MQM के चांसेस साइड पे होने के? देखिए मलिक साहब, सिचुएशन जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो हम मीडिया पे जो लोग हैं ना, हम सियासतदानों की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी बुनियाद पर ना हम अपने एनालिसिस शुरू कर देते हैं। अब वो किसी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कह दिया फ़लाँ जो है जी वो लग रहा है गैर जानबदार हो गया। मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे ने कह दिया जी वो गैर जानबदार हो गए जी, ठीक है। तो वो उसके बाद फिर सारे कहना शुरू करते हैं गैर जानबदार हो गए। मैं आपकी मैं स्क्रीन पे कुछ टिकर्स पढ़ रहा हूँ कि फ़लाँ अगर गैर जानबदार हो गया तो फिर क्या होगा। अब उसमें जो है ना ये सिचुएशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो पंजाब में सूरत हाल हुई है तो उसके बाद अगर वहाँ पे वो हुआ है तो फिर मुझे नहीं लगता कि सिंध में मरियम का सुने, जो मरियम का जवाब था, मैं चाह रहा हूँ आप उनका जवाब सुने। मैं फिर उस पर बात करना चाह रहा हूँ इसी इलेक्शन पे कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी। सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए थे, कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर। आप थी सारे मामले में, मियां नवाज शरीफ साहब थे क्या इस सारे मामले के अंदर? और कोई सवाल है? पहले बात शुरू करने लगी, फिर अगर नहीं छोड़े, फिर नवाज शरीफ साहब पे बात हुई कि नहीं कोई और सवाल है। ये रिएक्शन क्या था? देखिए ना, एक मुस्लिम लीग नून का ख्याल था कि उसकी 6 सीटें आ सकती हैं। एक सीट वो वहाँ से इजाफी निकालने की उम्मीद भी कर रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे, वो सैफुल मलूक खोखर साहब थे, ठीक है। और उनके काफ़ी राब्ते भी थे PTI के लोगों के साथ भी, और कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ भी राब्ते थे। इसमें नो डाउट के परवेज़ लाई साहब ने इमरान खान साहब से कोई कंसल्टेशन नहीं की, ठीक है। ये बात तो मैं आपको खबर के तौर पे आप कह रहे हैं, अंदाज़ा नहीं? खबर, हाँ मेरी खबर है, ठीक। और ये हॉर्सेस माउथ से मुझे पता है, ठीक है।
इसमें हुआ ये कि ये जब सैफुल मुल्क खोखर साहब जो हैं इन्होंने काम शुरू किया और काफ़ी सारे इन्होंने बंदे तोड़ लिए पीटीआई के और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी तोड़ लिए, तो चौधरी साहब को भी लग रहा था कि अब मेरा कामिल अली आगा जो है उसके भी वोट जो हैं वो हो सकता है इस तरफ चले जाएं, और उनको ये लग रहा था कि कुछ गंद भी पड़ सकता है इसमें। पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार था वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं था, इससे एक अपसेट होने का इम्कान नज़र आ रहा था। और वो जो इमरान खान साहब ने एक धमकी दी थी ना कि जी अपोजिशन जो है वो ओपन बैलेट पे राज़ी हो जाए, अगर सीक्रेट बैलेट हो गया तो फिर जो है ना इनको बड़ा नुकसान होगा, तो वो उलट हो रहा था उसमें फिर जो परवेज़ लाई साहब हैं उन्होंने कुछ अपने जो मेहरबान हैं उनको एतमाद में लेके, और फिर उन्होंने पहले जरदारी साहब से बात की और फिर जरदारी साहब की आशीर्वाद के साथ फिर मुस्लिम लीग नून से बात की। मरियम नवाज साहबा जो है वो उसमें राज़ी नहीं हो रही थी। मरियम नवाज साहबा ने स्टैंड लिया हुआ था कि सैफुल मुल्क खोखर सीट निकालेगा, हमें ये इस पे ये कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। वो अल्टीमेटली फिर जब उनकी सीनियर लीडरशिप जो है उसने कहा कि नहीं, असल इशू जो है वो इस्लामाबाद की सीट है और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें तो इसके नतीजे में इस्लामाबाद में जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि इमरान खान को बहुत बड़ा अपसेट का सामना करना पड़ सकता है, तो वो सीट फिर उनकी चली गई और सैफुल मुल्क खोखर साहब को कहा गया, उन्होंने बहुत रिलक्टेंटली अपने कागजात वापस लिए। तो इसलिए मरियम साहबा जो है उनका जो रिएक्शन है वो बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है, वो इस पर राज़ी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ पार्टी की जो लीडरशिप है जब उन्होंने उनको हुक्म दिया तो वो बात मान गए। अब इसमें इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इस्लामाबाद में कोई अपसेट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर भी कुर्बानी मुस्लिम लीग नून से मांगी जा रही है। ये जो आप साउथ पंजाब वाली बात कर रहे हैं, इसमें जो लोग हैं पीटीआई के जो राज़ी हैं गिलानी साहब को वोट देने के लिए, उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो अश्योरेंस मांग रहे हैं कि जी अगले इलेक्शन में हमें नून लीग टिकट दे। वो नून लीग जो है वो कोई अश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल, तो इसलिए मामला लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया, उन्होंने कहा देखेंगे लेकिन देखेंगे इस तरह के वो ये कह रहे हैं कि जी उसमें भी बहुत से लोग हमारे गेम में देखिए वापस आ जाएंगे तो क्या? जो पीटीआई ने 2018 के इलेक्शन में नून लीग के जिस उम्मीदवार को हराया है, तो नून लीग ये कह रही है जी हम उसको एतमाद में लेके ये काम करेंगे। तो अब 3 मार्च को इतनी दूर तो है नहीं है ना, तो इसलिए जो है ना ये जो एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ हुआ है जी कि कुछ गैर जानबदारी की वजह से बड़ा जो है गिलानी साहब ब्रेक थ्रू कर देंगे, ये अभी सिचुएशन इतनी क्लियर नहीं है। रऊफ, पहले डस्के में बड़ा बोल्ड फैसला आता है इलेक्शन कमीशन का, हालांकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका पास्ट उतना बोल्ड नहीं है। फिर बेल भी हो जाती है हमजा की, फिर पता लगता है नौशहरा में भी इलेक्शन हार जाती है पार्टी, फिर अब ये सारे न्यूट्रलिटी की बातें हो रही हैं। अगर वाकई न्यूट्रल है इस्टेब्लिशमेंट तो ये तो बहुत बुरी खबर नहीं है इमरान खान गवर्नमेंट के लिए, जिसके लिए और बड़े मसाइल चल रहे हैं। मालिक, मैं थोड़ा सा जो मरियम नवाज साहबा ने अभी आपने उनका 60 साल, मैं ज़रा इस पर बात करना चाहता हूँ। बड़े अहम एक डेवलपमेंट है, ये बड़े समझदार लोग हैं, ये जो PML नवाज वाले हैं, ये जब चाहें जो स्टैंड ले लें उसको ये सेल भी कर सकते हैं, लोगों को बेच भी सकते हैं, ये मासूम भी बन जाते हैं, गुड काप भी खेल लेते हैं, बैड काप भी खेल लेते हैं। इन्होंने जनरल बाजवा साहब की वहाँ पे लाइन में लग के इन्होंने वहाँ पे वोट डालने हुए एक्सटेंशन में, ये उसको भी सेल कर सकते हैं। ये 6 महीने बाद ये आके जनरल बाजवा साहब हैं कंपनी पे, उन पे अटैक भी कर सकते हैं, ये जमहूरियत पसंद भी बन सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। अब ज़रा पूछने वाली बात है इनसे, पंजाब में जो वारदात, मैं इसको वारदात कहूँगा जो चौधरी परवेज़ अली ने की है, इनको अप्रिशिएट करने की बजाय मैं ज़रा इलेक्शन कमीशन से समझना चाहता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेरी जहलियत नहीं आ रही कि जिस बंदे के पास सिर्फ 10 वोट हैं और आपको चाहिए 45 मिनिमम, कोई कहते 50 चाहिए प्लस चाहिए, कोई कहते 45, चलो 45 पे आ जाते हैं। अब जिस बंदे को 45 वोट वहाँ पे चाहिए, आपने उसको बिला मुकाबला करवा दिया क्योंकि उसके अगेंस्ट बंदा कोई नहीं है, उसके अगेंस्ट उन्हें बंदे बैठा दिए। अब ज़रा ये समझाया जाए, अमीर साहब मेरा कल बता रहे 47 है शायद, अब मुझे समझाया जाए ये जो जमहूरियत किस तरह की जमहूरियत है कि आपने बैठ के आपस में मेल जोल भी कर ले, इमरान खान साहब को भी कोई उस पर परवाह नहीं रही, उस पर मरियम नवाज साहब को भी कोई इशू नहीं है, दिन भर ये ट्विटर पे एक दूसरे की ऐसी तैसी करते हैं, ये गंदे गंदे एक दूसरे के फैमिलीज के ट्रेंड चलाते हैं। है ना, नहीं सुने ना, रेशो के मुताबिक एक दूसरे के खिलाफ मतलब क्या इन्होंने जबान नहीं इस्तेमाल करती, बल्कि हम सब उसमें रगड़े जाते हैं, जितने हम तीनों चारों और भी साफ ही बैठे हुए हैं, हमारी भी ऐसी तैसी हो जाती है कि जनाब कि आपने फलां के हक में क्यों बात कह दिया, आपने उसके बारे में क्यों कमेंट कर दिया।
इनकी लालच देखें, इनका करैक्टर देखें, इनकी डिग्निटी देखें। एक एक सीट के लिए इन लोगों ने बैठ के कैसे कंप्रोमाइज़ किया, ये जमहूरियत इसको कहेंगे आप? आप मुझे जवाब दें कि 10 सीटों वाले बंदे ने जिसको 47 वोट चाहिए, उसने बैठ के अपना बंदा निकाल दिया और उसने 4-5 को राजी भी कर लिया। मरियम और इमरान खान साहब भी राजी हो गए उसकी सदारत पे। ये इमरान खान साहब, उसको चौधरी परवेज अली को पंजाब को सबसे बड़ा डाकू कहते थे, अब उसी डाकू की इन्होंने उसमें सदारत में बैठ के इन्होंने सीटें निकलवा ली हैं। ये मरियम नवाज साहबा और ये आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये परवेज अली साहब को और चौधरी शुजात को घर नहीं आने देते थे। उनको पार्टी में शामिल करने के लिए पता नहीं कितने वफद भेजे गए थे, जी माफ़ कर दें 2-4 लोगों को, एक शेख रशीद को कर दें, एक चौधरी को। उन्होंने कहा नहीं, हम मर जाएंगे, इन दोनों को माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन सीट का मसला आ गया तो सारे राज़ी हो गए। अब नवाज शरीफ साहब को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम साहबा जो वैसे नहीं संभाली जाती हैं उस पर ट्विटर पे, तकरीरों में, चीज़ों में, अब उनसे बात नहीं हो रही। और ये सारा हिस्सा है, ये गेम प्लान का सारा हिस्सा हो, इनको सारा पता होता है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जमहूरियत के नाम पे अगर आपने इसी तरह की सारी डील्स करनी, अपने अपने बंदे निकालने, बंद करें ये तमाशा। फिर तो डिक्टेटरशिप ठीक है। और फिर उसको कहते हैं जमहूरियत का हुस्न है, हुस्न बताऊं, आप बैठ के आप फिर खवातीन वाले काम करें ना, जो खवातीन की आप सीटों पे काम करते हैं ना, फिर लिख के दे दें, ये ड्रामे बंद करें। इलेक्शन भी ऐसे कर लें, आपस में बैठ के चौधरी परवेज अली साहब से सदारत करवा लें। अभी मजहर के पास जाने से पहले लास्टली मैं कह रहा हूँ, आप इसको बैठ के बंद करें। खवातीन की जैसे मखसूस सीटें हैं ना, नाम लिख के भेज देते, ऐसे आपने सैरन पे आपने कर दी। जमहूरियत का नाम है इलेक्शन, कोई प्रोसेस, मतलब 10 सीटों वाले बंदे ने आके 47 सीट पर आपके वोट लिए बगैर सेनेटर बनवा लिया। हम कहते हैं पैसे चले बगैर बन गया ना, तो अच्छी बात नहीं। आपस में 3 बंदों ने बैठ के तय कर लिया कि फलां लोग बनेंगे, और पूरे मुल्क ने मान लिया, इलेक्शन कमीशन भी मान के हम उस पर बैठे दाद दे रहे हैं। सर हम कहते हैं कि जो इतना चौधरी साहब ने, परवेज लाई ने इतना ज़्यादा इसमें रोल प्ले किया, वो कह रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई है पीपल्स पार्टी की और परवेज लाई साहब की, सबकी, कि अगर यूसुफ गिलानी नहीं भी जीतते लेकिन नॉर्मल वोट से ज़्यादा उनकी बेहतर शोइंग होती है, तो फिर पंजाब में एक मूव चलेगी। और पंजाब में मूव चलेगी एक वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की बुज़दार गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उस पर फिर परवेज अलाई साहब जो से हैं वो मुतफ़क्का उम्मीदवार सामने आएंगे, उन पे ऑपोजिशन उनको सपोर्ट करेगी। सच है? मेरी इन्फॉर्मेशन यह है कि फ़िलहाल परवेज अलाई साहब खुद उम्मीदवार बनने के लिए अभी राजी नहीं हुए। रिक्वेस्ट अगर की जाएगी तो बन ही जाएंगे। नहीं, फिलहाल वो कोशिश यही करेंगे, परवेज लाई साहब रिक्वेस्ट करेंगे हमजा को कि क्योंकि आप अपोजिशन लीडर हैं तो आप ही आगे आएँ। अब हमजा साहब को क्लियरेंस लेनी है नवाज शरीफ साहब से, तो ये मामला जो है, इस मामले पे अभी तक परवेज लाई साहब जो हैं वो क्लियर नहीं है। ये हमजा साहब तो आज मरियम के नारे लगवाते रहे हैं। हाँ सुनाए ज़रा। हाँ लगा रहे थे, वो बताना चाह रहे थे ना, वो नून में से शीन निकालनी थी ना किसी ने। लगाइए जरा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज। ये क्या तय हो गया आपके मरियम नवाज अगली लीडर है पीएम शरीफ फैमिली की? देखिए गिरफ्तारी जो थी ना शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से कुछ 3 दिन पहले ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी जो सामने नहीं आई थी कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं इनके आपस में सब मामला तय हो गए थे, और वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे लगे हैं शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने में। जब सब कुछ तय हो गया, उसमें मरियम नवाज जो है उन्होंने ये एक ट्वीट भी की थी। उनकी ट्वीट से जो है वो हुकूमत जो है उसको वो अलर्ट हुई थी, और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस किया, ये किया, और इनकी मीटिंग भी हुई थी। और उसमें यह तय हुआ था कि मरियम जो है वो शहबाज शरीफ साहब को अपने लीडर के तौर पर जो है वो ओपनली उनके साथ जाएंगी, जलसों में भी जाएंगी, उनको अपना लीडर करार देंगी, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पॉलिसी जो है वो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी के मुताबिक होगी। ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब उसमें देखें ना, फिर जब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए तो उससे जो नवाज शरीफ का बयानिया वो मज़ीद स्ट्रेंथन हुआ। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, आप आज़ाद हैं, आप बिल्कुल बोलें। मेरी इत्तला तो है कि जो दोस्त हैं, भाई लोग हैं, वो तो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ को अंदर कराने में प्राइम मिनिस्टर का हाथ था, उनकी ख्वाहिश पर अंदर हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई मॉडरेट फैक्शन PML का रहे जिससे कोई जो ऑप्शन बन सके। आप इस तरह करें कि किसी दिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब को अपने प्रोग्राम में बुला लें और कोशिश करें कि वो आपको बता दें कि उनको क्या कहा गया था। आप बता देंगे, आपको पता तो। उनको ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ चाहते थे कि नवाज शरीफ और मरियम को रहा ना किया जाए,
तो इस पर जब नवाज शरीफ साहब को पता चला तो उन्होंने कहा कि ये आदमी तमाम उम्र जो है वो ओपनली मुफाहमत का हामी रहा है, तो अगर आप इसको भी डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। यहाँ से काम ख़राब हुआ, जिससे नवाज शरीफ साहब ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली और हालात ख़राब हुए। अब मेरा ख्याल है कि मामला फिर जो है वो थोड़े से बेहतर हो गए हैं, लेकिन जो सूरत हाल लग रही है मुझे वो अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है। ये कुछ लोगों को गलत फहमी है, क्योंकि आज जो बलूचिस्तान में हुआ है वहाँ पे पीटीआई वालों को ऑर्डर दिया गया कि तुमने बीएपी का जो है ना अब्दुल कादर, जिससे इमरान खान ने टिकट दे के वापस लिया है, आज पीटीआई को हुक्म दिया गया कि आपने उनको वोट डालना है। और उस पर पीटीआई के 2 बंदों ने, एमपीएज ने मुझे कहा है, बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर्स ने, कि यार हम किधर जाएं, ये हमारी पार्टी का बंदा जो है ज़हूर आगा, उसकी बजाय कहा जा रहा है इसको वोट दो। तो ये क्या हो रहा है? आपको पता है बलूचिस्तान में ये जो है वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद फैसले नहीं करते। कौन करता है? हाँ, कौन करता? आपके दोस्त। चलिए, मेरे दोस्त करते हैं। जाम साहब, चीफ मिनिस्टर जो। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, जाम कमाल साहब। मेरे तो बलूचिस्तान में वही दोस्त है, उसके अलावा तो मैं किसी नहीं जाता। मगर मुझे ये बताएं कि ये जो इस्लामाबाद की गेम चल रही है, जिसमें बड़ा अच्छा ही ट्विस्ट दिया जरदारी साहब ने, ये गिलानी साहब वाला, एंड हर चीज़ अब उसके गिर्द फैल रही है। क्या आपको कोई लिंक नज़र आता है? पहले पिशार का वो नौशहरा वाला, फिर ये बोल्ड स्टांस, जैसे मैं रोव से पूछ रहा था, इलेक्शन कमीशन का डस्के वाले उसके अंदर, फिर ये गैर जानिबदाराना हो जाना सब कुछ। क्या वाकई अब इमरान खान गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन है, या सिंपली एक सीट के मसले पे इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा होगा यार हमें घुसने की क्या ज़रूरत है, कर लें थोड़ा सा, ज़रा इमरान को भी आइडिया हो जाए कि भैया किस तरह दाल बटती है, और आइंदा के लिए भी उनको ज़रा जो रवैयों की सख्ती हैं वो कम करनी पड़े, उनको भी अपने एलाइज की अहमियत का ज़्यादा एहसास हो। मेरा नहीं ख्याल कि जो जिनको न्यूट्रल कहा जा रहा है वो न्यूट्रल हैं। मुझे लग रहा है कोई, मैं अभी ये जो पंजाब में अभी हामिद भी बात कह रहे थे, परवेज़ इलाही ने सबसे पहले तो उनसे ये कहा था कि आप इमरान खान की कंसर्न ले लें इस फॉर्मूले पे अमल दरामद से पहले, और इमरान खान की कंसर्न ली गई थी। और उसके बाद ये बात ठीक है कि मरियम नवाज़ की रिजर्वेशन थी, वो नहीं चाह रही थी, लेकिन उनको जब चीज़ें बताई गई तो फिर उनके पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो उसको रेजिस्ट करें, क्योंकि PMLN के MPs जो है वो परवेज़ इलाही से मिल लिए थे, PTI के MPs भी परवेज़ इलाही से मिल लिए थे। और ये जो सिंध में है, सिंध में प्रॉब्लम क्या हो रही है? सिंध में प्रॉब्लम ये हो रही है कि MQM के पास 21 MPs हैं, 21 में से 2 MPs भी इधर से उधर हो गए, जिसके कभी इम्कानात हैं तो फैसल सब्जवारी थ्रू नहीं हो पाएंगे और MQM के पास कोई नशिस्त नहीं जाएगी। अब उनका ये है कि उन्होंने न्यूट्रल प्लेयर से ये कहा है कि जी हम जो है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि इस पोजीशंस पे हम चले जाएं तो फिर आप देख लें। उनका सारा प्रॉब्लम ये है कि उनके जो 2 उम्मीदवार हैं वो कामयाब होने चाहिए, एक जनरल सीट पे, एक टेक्नोक्रेट की सीट पे। वो जरदारी साहब, लेकिन मज़े मुझे एक बात बताएं, मेरी MQM से भी बात हो रही थी, पीपल्स पार्टी वालों से भी, वहाँ पे 2 इश्यूज हैं। एक तो अगर एक बंदा भी उनका हिल गया तो उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लेकिन उनको एक कन्विंस किया जा रहा है कि देखें आपके जितने भी ज़मीनी मसाइल हैं वो तो पीपल्स पार्टी के उधर से ही हल होंगे। वफाक आपके लिए क्या कर सकता है, जो पीपल्स पार्टी और आप दोनों रह रहे हैं, और ये कि PTI तो आप दोनों की जगह ले रही है आके, पीपल्स पार्टी की भी और MQM की भी, तो वो तो नेचुरल अलायंस बनता है उनका। मालिक छोड़ दे, पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है मुझे बताएं। चीफ मिनिस्टर को अभी यहाँ फोन करें, आप उनसे पूछ लें कि वो सेक्टर ऑफिसेज खुलवा सकते हैं। नहीं, वो तो वन ऑफ द डिमांड्स है ना, वो तो एक डिमांड है, बाकी वजारतें शजारतें दूसरे काम तो कर सकती है। सब ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि PTI के खिलाफ MQM ने आज से चंद माह पहले थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की थी, तो उनके लड़के उठा लिए गए थे। तो उस वक्त मेयर वसीम अख्तर थे, वसीम अख्तर के कोऑर्डिनेटर को उठा लिया गया था। दूसरे जो लीडर्स थे, आमिर खान के ऊपर फ़ौरन मुकदमात खुल जाते हैं, फ़ौरन 22 अगस्त खुल जाता है, 12 मई खुल जाता है, और जब वो वापस उस पर आ जाते हैं तो ये सारे मुकदमात अंडर द फाइल हो जाते हैं, अंडर द कार्पेट हो जाते हैं। इसी तरह आप बलूचिस्तान उठा लें, क्या बलूचिस्तान में न्यूट्रल खेल हो रहा है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में न्यूट्रल खेल हो रहा है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल लोग खेल रहे हैं? ये हमारी जो है वो ये ख्वाहिशात, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जितनी भी ख्वाहिश अपनी रखें और जितना भी कहें
कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी गैर जानिबदार हैं। गैर जानिबदार यहाँ तो पाक सरजमीन पार्टी जिनको कहा जाता है, उनके सरबराह से आप पूछ ले कि उन्हें कौन बुलाता है। हर दो हफ्ते बाद उनको जाना पड़ता है, हाजिरी देनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। उनसे तो यहाँ तक प्रेशर था कि आप पीटीआई में मर्ज हो जाएं, ये दबाव था उनको। तो कहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो लोग मैनेज करते हैं। देखिए ये मैं किताब मेरा ख्याल है आपने पढ़ी होगी, हाउ टू रिग इलेक्शंस। ये बड़ी दिलचस्प किताब है। इसमें ये लिखा है कि इलेक्शंस को अगर रिग करना है तो वो बैलेट पेपर प्रिंट होने से पहले कर लें। और ये जो चीज़ें हैं, अभी आप देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट की राय भी अब 1 मार्च को आएगी, यानी 2 दिन पहले तो बैलेट पेपर में तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती। उस दो दिन पहले तो बैलेट पेपर तब्दील नहीं हो सकते, तो ज्यादा इम्कान इसी चीज नहीं, सुप्रीम कोर्ट की राय से बैलेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो जो ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस में ये है कि बाद में वो जो पार्टी लीडर है वो ले सकता है कि वोट किस में है। वो तो कैसे पता चलेगा जब तक बैलेट पेपर पे कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा? नंबर्स तो है ना, सीरियल नंबर्स तो होंगे, सीरियल, खैर वो देख लेते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन मैं पहले इस पे आना चाहता हूँ। रऊफ, मेरी इतला ये है कि सेनेट इलेक्शंस के बाद तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं और प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस भी किया जा रहा है कि आप तब्दीलियाँ करें, ख़ास तौर पे वफाक में और कुछ पंजाब के अंदर कुछ। और अगर ये तब्दीलियों पे नहीं एक एग्रीमेंट होता तो शायद कुछ क्रिटिकल फासले बढ़ जाएं। क्या यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन जो है, बिकॉज नंबर्स गेम के अंदर बड़ा मुश्किल है उनका जीतना, लेकिन जैसे हामिद भी कह रहे थे, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मामला कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है और एक डिस्टेंस पॉसिबिलिटी बननी शुरू हो गई है। हो भी सकता है, पहले हम कहते हो यार छोड़े नहीं है, आप वहाँ से शुरू हो गया यार हो भी सकता है, ये कल को हो सकता है कि हो जाए। मैं 50-50 कह रहा हूँ। अब देखिए ना, ये आप कहाँ क्या यार क्या बात कर रहे हैं, वहाँ से 50-50 भी आप आ जाएं तो इट मीन्स व्हील विद इन व्हील्स तो चल रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर अफोर्ड करते हैं कि अपने एलाइज की पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल की एडवाइस को बिल्कुल रद्द करना? नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अगर पिछले कुछ अरसे का इनका आप थोड़ा सा इनकी हैंडलिंग देखें, जो बात हम पहले कह रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट ने वक्ती तौर पर वो उस पर आप कह सकते हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब हूँ, मौलाना साहब या मरियम साहबा ने जिस तरीके के उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं पिछले 6 महीनों में, इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने दीवार के साथ लगाया और एस्टेब्लिशमेंट दबाव में आई है। और उन्होंने दरमियान में जब हम सुन भी रहे थे कि उनको उन्होंने मैसेजेस किए या कहीं बैठ के कोई थोड़ा सा उन्होंने कहा जी कि बैठ के बात करते हैं, आप कम अज़ कम हमारे नाम लेना बंद कर दें, आप सेलेक्टर कह लें, सेलेक्टेड कह दें, वो लोग भाई लोग यार दोस्त मेहरबान। तो हमने देखा कि उनकी टोन बदली भी सही, नवाज शरीफ साहब की बदली, मरियम साहबा की बदली, और फिर एजेंसीज पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए उन्होंने कि और वो भी स्पेसिफिक है कि इमरान खान साहब के नीचे है जो उस पर एजेंसीज हैं, अगेन ताकि शक किसी और साइड पर न जाए। अगर इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ गई है खुर्रम लगारी साहब को वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के प्रोटोकॉल के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ, इतने बड़े वहाँ पे पूरे का पूरा महल के अंदर एक मतलब खुर्रम लगारी, मैंने उसका नाम नहीं सुना हुआ था, टू बी फेयर आई एम फ्रॉम द साउथ, आई एम फ्रॉम द सराइकी एरियाज, मैं उस नौजवान को नहीं जानता था कि ये कौन है कैसे, जब तक वो टीवी पे आकर उन्होंने 2-4 दिन आगे ये नहीं कह दिया कि जनाब बुज़दार साहब अल्लाह का अज़ाब हैं, ये अल्फाज हैं उनके, मैं नहीं कह रहा। उसके बाद अगर इमरान खान साहब को ये ज़रूरत पड़ गई है, एक छोटे से हवालदार का काम था, ये हवालदार भी मैं शायद बड़ा कोई कह रहा हूँ मुहर्र टाइप का काम था कि खुर्रम लगारी को फ़ोन करते कि भैया आपने आज के बाद कोई एक्टिविटी नहीं दिखानी यहाँ पे, बस इतना ही था खुर्रम लगारी साहब का, इतना ही मेरा कल प्रोफाइल था। उसको अगर इमरान खान साहब ने हैंडल करना है, और फिर उसके बाद हमने देखा बुज़दार साहब के साथ बड़ी बड़ी उनकी तस्वीरें आई हैं वो जो पूरी ट्विटर पर फैलाई गई हैं, तो उससे हम थोड़े से इंडिकेशन ले सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ बांध लेंगे, भाई साहब हम ये 2.5 साल जो है ना आपकी खातिर बड़े बदनाम हुए हैं, हमने मीडिया को भी हैंडल किया, हमने लोगों को भी हैंडल किया, हमने उसके बाद सियासतदानों को भी किया, जैसे आपने किया कि इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको जेल में डाल दो, फलाने को पकड़ लो, हमने करते रहें। अब मजीद हैंडलिंग थोड़ी सी खुद करें, लिहाजा इमरान खान साहब को खुर्रम लगारी की भी हैंडलिंग करनी पड़ेगी, तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि मामलात कहाँ पर खड़े हैं और आके किस साइड पर खड़े, क्योंकि अब तक ये हो रहा था जो एस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर था इसमें, उन्होंने इमरान खान साहब को आराम से बिठा देगा, आपने कुछ नहीं करना, हाथ पाँव नहीं हिलाने, हम सारा आपको मैनेज करके देंगे, हमें नाम दे किस सहाफ़ी को मैनेज करना है, आपने किस मीडिया ग्रुप को करना है, किस मालिक को करना है, किस एंकर को करना है, किसके इवन ट्वीट, इमरान खान साहब के लोग जो हैं वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट को, इनके एजेंसीज़ को, उनको ट्वीट देते थे, ये आपके हैं ना ट्विटर,
इस पर ट्वीट भेजे जाते थे कि फलां एंकर ने किया हुआ है, फलां जर्नलिस्ट ने किया हुआ है, मैं नाम भी बता दूंगा आपको। इनको कहें कि जनाब अपने ट्वीट ये डिलीट करें, तो मैसेज यहाँ से जाते थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो ट्वीट भी डिलीट कराता था कि ये ट्वीट में पसंद नहीं आया। अब खान साहब के लिए जो मुश्किलात, आपने अलाइज़ की बात की, अब अलाइज़ को पता चल गया कि इमरान खान साहब वीक हो गए हैं, वक्ती तौर पर स्टैब्लिशमेंट पीछे गए, जो मैं डस्का में भी लग गया है। या आपने अभी उसके इलेक्शन कमिश्नर की बात की कि उन्होंने जिस तरह स्टेप्स लिए, पाकिस्तान में कहा जाता है जब तक पावर पीछे ना खड़े अब नहीं करते होते। अभी देखें कि परवेज अली साहब की शक्ल नहीं देखना चाहते थे इमरान खान साहब, और परवेज अली साहब जो ऑफ द रिकॉर्ड सहाफ़ियों को बताते हैं ना कि अगेन कि इमरान खान साहब मेरी शक्ल के बारे में क्या क्या बातें करते, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हामिद साहब ने कहा है कि वो कैंडिडेट नहीं है, लेकिन क्या वो खैर हामिद अल्लाह की इनकी अपनी खिदमत, खुदाई खिदमतकार के तौर पर इतनी बड़ी गेम की वो मुस्तकबिल की मीर साहब की अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं इस पर मैं कॉमेंट नहीं करता, लेकिन मेरा ये ख्याल है बचपन से उन्हें 2-3 ही उन्हें मेरा ख्याल है उनके ख्वाहिशात शौक हैं, एक शौक है। एक शौक उनमें से ये भी है कि मैंने मुल्क का वज़ीर आज़म भी बनना है। आप देख रहे डिप्टी वज़ीर आज़म तो बन ही गए थे, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ठीक है सर। सो उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश ये है कि कहीं भी मेरा दौर लग जाए, और उनका दौर लगा तो खुद बनने की कोशिश करेंगे। वर्ड नहीं, पॉलिटिकल एम्बिशन जस्टिफाइड है, वो इसमें ट्रिक्स होते हैं सर, इसमें ट्रिक्स होते हैं। अब उन्होंने चौधरी ने बैठ के इमरान खान साहब के बाजू मरोड़े, जिनसे मिलना नहीं चाहते थे, ये उनके घर नहीं जाते थे। उन्होंने कहा भाई साहब 4 पे हमारे काम पड़े हुए हैं, उनको ही पता चल गया खान साहब वीक हो गए। उनको पहली बात, आप हमारे घर नहीं आते, आप कभी आके मशवरा नहीं करते, आप हमें विजिट नहीं करते। खान साहब ने विजिट भी की, मशवरे किया। उसके बाद परवेज अली साहब को अगेन बहुत सारी शिकायतें थीं, वो आगे उसका इजहार भी करते, उनको टेलीफोन भी किया इन्होंने कि बैठ के बात करते। ये कामिल अली आगा को उन्होंने सेनेटर बनवाना था 10 सीटों वाले ने, उन्होंने वो भी बनवा लिया। इन पे 20 साल से केसेस पड़े हुए थे, लूट मार के, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस है। उन्होंने कहा भाई साहब केसेस भी क्लियर करवाएं, और घर जाके चिट दिया इन्होंने, नायब ने खुद लिख के दिया है। अब लास्टली जो काम था वो यही था कि भाई साहब मुने चलाई रह गए, और मुनिस पे आपको तो बहुत बड़ा स्कैंडल पड़ा हुआ है NACL का, 18 लाख जो ये पाउंड है बार्कले बैंक में पड़े हुए हैं NACL के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि ये क्या आप इनसे रिकवर करें। सो इमरान खान साहब इस वक्त मेरा ख्याल है जिस मोमेंट हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी वीक पोजीशन पर खड़े हुए हैं। मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपको खुर्रम लगारी को बुला के आपको हैंडल करना पड़ गया है तो इट्स ऑल ओवर फॉर यू, बात खत्म होगी। फिर उस्मान बुज़दार काफ़ी एक बहस चलती है, और मुझे यही पता है कि इन पे उस पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इमरान खान साहब का भी, डिफरेंट इदारों से भी, बाकी लोगों से भी। हिलते नज़र आते हैं आपको इलेक्शन के बाद? मैंने बहुत सोच समझ के बात करनी है आपके शो में, ताकि मैं किसी मुश्किल में ना फंसूँ। आपको पता है अक्सर औक़ात में आपके प्रोग्राम में बात करके फंस जाता हूँ। देखिए बात यह है, ये जो है ना कि इमरान खान कमज़ोर हुए हैं, उन्होंने अपने आप को ख़ुद कमज़ोर किया है। उनकी जो बैड गवर्नेंस है वो अनडिफेंडेबल है, नाकाबिल दफ़ा है। हाँ, शहबाज गिल जैसा आदमी जो काउंसलर नहीं बन सकता कहीं पे, वो दफ़ा करे, लेकिन मसला ये है कि ये तो अब एक रियलिटी है ना कि जो NA-75 में हुआ है वो किसने किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने किया ना। उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ है वो चीफ सेक्रेटरी, IG और कमिश्नर और जो नीचे तक जो अफसरान हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के अफसरान हैं ना। तो एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ है वो पंजाब गवर्नमेंट पर और उस्मान बुज़दार पर एक चार्जशीट है। इससे इमरान खान साहब निकल नहीं सकते। मैंने जब वो प्रेस रिलीज़ पढ़ी तो मुझे मालिक साहब यकीन करें मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि यार, मैंने कहा अपने आप से मैंने बातें करनी शुरू कर दी, हामिद मीर यार तू 2013 में तू इमरान खान के कहने पे जो इलेक्शन में धांधली का जो इंक्वायरी कमीशन था सुप्रीम कोर्ट के जजों का, तू उसमें पेश हो गया और तू इमरान खान के गवाह के तौर पे कह रहा है जी बड़ी धांधली हुई है इलेक्शन में। अब इमरान खान वजीर आज़म है और तू रोज़ प्रोग्राम कर रहा है इसमें ये धांधली हुई है, ये धांधली हुई है, ये धांधली हुई है। और इमरान खान ने अली असद मली से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ और डिफेंड करो। मुझे इतना अफसोस हुआ अपने आप पे कि यार मैं 2013 में क्यों मैं इमरान खान का गवाह बना उस कमीशन के सामने। अब अगर मेरा ये हाल है तो मैंने तो सिर्फ एक गवाही दी थी। तो जिन लोगों ने इमरान खान के लिए पूरी दुनिया की और पाकिस्तान की तमाम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुखालफत मोल लेके उसको वज़ीर आज़म बनाया, वो कैसे डिफेंड करें उसको? तो वो अनडिफेंडेबल है। ये लम्हा फिक्री है और मैं चाह रहा हूँ कि आप इस सदमे को ज़रा डील कर लें। मैं ब्रेक लेता हूँ। हाँ, ब्रेक में आप इस सदमे को ज़रा हैंडल करें और नाज़रीन जितनी देर में हामिद मीर अपनी इस परेशानी को हल करते हैं, we'll take a break and come back. Stay with us. जी वेलकम बैक टू द शो।
मीर साहब आप सदमे से बाहर आ गए। हाँ जी, वो सवाल भी अब दूसरा था, क्या बुज़दार साहब तब्दील होंगे? देखिए इमरान खान वही स्टैंड लेंगे जो उन्होंने कहा था इमरान खान मेरे साथ ही जाएगा। इमरान खान साहब अगर आज से 1 साल पहले इसको अना का मसला ना बनाते और अपने किसी भी MPA को या किसी भी सीनियर वज़ीर को बुज़दार साहब की जगह पर ले आते तो ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में ना होती कि अगर एक यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गया तो फिर इमरान खान साहब की खैर नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो बैड गवर्नेंस है वो और जो इस्लामाबाद की बैड गवर्नेंस है वो आपस में मल्टीप्लाई होती जा रही है। अभी तक उसमें लोगों की तवज्जो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ नहीं जा रही, तो जब खैबर पख्तूनख्वा भी बीच में आ गया तो फिर पीछे क्या रह जाएगा आपके, ठीक है ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब छोड़ने के इम्कान है। अब ये सवाल इसलिए इररेलेवेंट है कि अब इमरान खान साहब चाहें या ना चाहें, बुज़दार साहब जो हैं वो उनका बचना मुश्किल है। जी का जाना ठहर गया। मज़हर ये बताएं, GDA के ऊपर ही बड़ी बात चल रही है कि GDA भी डामाडोल है और गिलानी साहब का अपना लिंक भी है, ताल्लुक भी है, फिर पगाड़ा साहब की अपनी और सेनेट का सीट, उसके ऊपर भी नंबर्स गेम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनको महसूस हो रहा है कि वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए। क्या GDA के 3 वोट्स जा सकते हैं आपके ख्याल में गिलानी साहब को? जी बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मैं अगेन फिर मालिक हो सकता है ज़ाहिर है इस्लामाबाद में बैठे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन यहाँ की सिचुएशंस जो लोग डील करते हैं उसके लिहाज से मुझे अभी वो नज़र नहीं आ रहा, वो सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ MQM भी पीपल्स पार्टी के साथ चली जाए, GDA भी पीपल्स पार्टी के साथ चली जाए। चीज़ें ज़रूर टूट सकती हैं, यहाँ के लेवल पे टूट सकती हैं, लेकिन मरकजी लेवल जो आज अलायंस, जो आज उनका एग्रीमेंट हुआ है सेनेट सीट्स के ऊपर, मज़हर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे MQM का और PPP का? नहीं, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और मुझे अब भी डाउट है। और ये अलग बात है कि कल रात गवर्नर हाउस में जो है वो PTI और MQM के दरमियान कशीदगी हुई थी, मामलात में, बहुत से मामलात में कशीदगी हुई थी। और वो किस हद तक, क्योंकि PTI के अंदर भी तो 3 ग्रुप्स हैं ना, सिंध के अंदर बाकायदा 3 ग्रुप्स हैं और वो बड़े एक दूसरे से इवन जो है गवर्नर के हवाले से बहुत से लोगों को रिजर्वेशंस हैं। अली मादिल, जब फिरदौस शमीम नकवी को हटाया गया उस वक्त बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे। तो PTI के अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा, तो जो जितने इत्तेहादी हैं PTI, GDA और MQM, अगर इनके पास 65 वोट्स हैं और अगर वो 65 वोट्स एज इट इज़ एक दूसरे को देते हैं तो बड़े आराम से उनकी 4 से 5 सीट्स बन सकती हैं। लेकिन इस चीज़ का MQM को अपने ऊपर यकीन नहीं है कि उनके MPs नहीं टूटेंगे। GDA को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि GDA के लोग इधर से उधर नहीं होंगे। मरकज़ के लेवल पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या उनके जो 6-7 MNAs हैं और GDA के जो 3 MNAs हैं, अगर, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी कुछ भी ऑफ़र कर सकती है गिलानी साहब को जिताने के लिए, लेकिन महज ऑफ़र करने से MQM पाकिस्तान इधर से उधर नहीं होगी अनटिल अनलेस उनको उस तरफ से सपोर्ट और उस तरफ से NOC नहीं मिले, कंसर्न नहीं मिले। बहुत मुश्किल है MQM का इस वक्त। MQM की जो पोजीशन है, MQM इज प्रैक्टिकली फिनिश्ड, यानी मैं प्रैक्टिकली फिनिश्ड उस मानों में नहीं कह रहा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट फैसले करने की पोजीशन में उस तरह नहीं है। रऊफ, एक होता है वोट देना, एक होता है गाड़ी ख़राब हो जाना। आपको याद है हुमायूं साहब की भी गाड़ी ख़राब हुई थी एक बड़े फेमस वोट के अंदर। तो जिस तरह ये दरारें सी नज़र आ रही हैं जो आज से 3 माह पहले नहीं थी, बिल्कुल सील लग रहा था मसला कोई नहीं, सेनेट इस तरह आएगा और हम भी सारे बात सुनते थे, वो जी PTI की 28 सीटें हो जाएंगी, इस तरह हो जाएगा, सेनेट में बढ़ जाएगा। वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल एक डिस्टेंट रियलिटी नज़र आनी शुरू हो गई है। ज़रूरी तो नहीं सारे वोट दें, गैर हाज़िरियाँ भी तो हो सकती हैं, और अगर गैर हाज़िरी भी हो तो गिलानी साहब लोगों के ना आने की वजह से भी तो जीत सकते हैं। ये बात मैं अपने प्रोग्राम में आमिर मतीन साहब के साथ ये पब्लिक TV पे ये बात हम कर चुके हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते। आमिर साहब का ये ख्याल है कि जी वही कि गिलानी साहब नहीं जीत सकेंगे अगर ओपन बैलेटिंग वगैरह। तो मैंने उस वक्त यही पे उस पर रेफरेंस दिया था हुमायूं अख्तर खान साहब वाला, और ये भी कहा था कि ठीक है ओपन बैलेटिंग करा लें, 15-20 लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, टायर उनके पंक्चर हो जाते हैं, कहीं पे उनको हॉस्पिटलाइज फॉग आ जाती है, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी तो धुंध आ सकती है। अगर 15-20 लोग जो है उस दिन वोट डालने नहीं आते, आप उनका फिर क्या करेंगे? क्योंकि आपके आइन में तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोई बंदा वोट डालने नहीं आया तो उसको पनिश किया जा सकता है।
अगेन ये अचानक कोरोना के अलामत हो सकती हैं, उस पे डिपेंड करता है, बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, आने लाइटर लोड। जब आप बालिग स्पेशली आप और हामिद मीर साहब ये कहते हैं ना बुज़दार साहब के कि इनको हटाए बगैर चारा नहीं है, तो इमरान खान साहब उतने ही पक्के हो जाते हैं कि अब तो मैंने नहीं हटाना, क्योंकि मालिक कह रहे हैं, मीर साहब कह रहे हैं अब नहीं हटाना, मैंने कुछ भी हो जाए। एक चीज़ फिर तो मैं ऑपोजिशन से मेरे का कुछ मिलना चाहिए। ऐसे में लाइटर नोट पे कह वो कहते कुछ भी हो जाए, अगर मालिक और ये कह रहे हैं ना, मीर साहब कह रहे हैं आप तक बिल्कुल उसमें नो वे। एक चीज़ आपको याद होगा पिछले साल बहुत बड़े जो हमारे हल्के हैं यहाँ पे, उन्होंने मशहूर कर दिया था हर जगह पे कि बस मुहर्रम के बाद गए जनाब, ये जो हैं बिल्कुल हर किसी को पता था। तो मुहर्रम के बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई, अल्लाह भला करे, नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहब का, मौलाना साहब का, उन्होंने ऐसी तकरीरें की यहाँ पे, उन्होंने आपके हमारे इस्टेब्लिशमेंट पे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि खान साहब के पास जाएं, उनको आके कहें भाई साहब आपने हमारे साथ वादा किया था कि मुहर्रम के बाद हटाएंगे, एक आप देख लें मुहर्रम फिर आने वाला है आपके सामने, कुछ अरसे बाद आने वाला है। सो जो खान साहब हैं इस मामले में लकीर हैं, इस मामले में कि जब भी उन पर कोई प्रेशर आया है तो उनके लिए प्रॉब्लम हुए। हाँ, अब अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नहीं जनाब कि इनसे हमने कोई बाजू मरोड़ के चेंज करवानी है पंजाब में, तो वो ऑप्शन ये गिलानी साहब वाला है। ये इनके पास थोड़ा सा कहते हैं 50-50 पॉसिबिलिटी होगी आपके नजदीक में गिलानी साहब। टू बी फेयर मैं इस पे ना कोई जजमेंट इसलिए नहीं दे सकता, हम गेस्टिमेशन की बात पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट एक आपका असेसमेंट, हम हालात ही देख के बात परसेप्शन है, इसकी परसेप्शन जो है ना, जो परसेप्शन जा रहे हो इमरान खान साहब के कैंडिडेट के खिलाफ जा रहे हैं, तमाम आप पिछले 2-4 हफ्तों के काम देखें, सारे के सारे इमरान खान साहब के अलावा बन गया, पहले तो था ही नहीं ना। अब मीर साहब का और आपका इस पे पॉलिटिक्स पे मुझसे बहुत ज़्यादा तजर्बा है, कवर आपने ज़्यादा पॉलिटिक्स को किया है, मैंने इतना आके उसको नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर है कि गिलानी साहब ने अगर आके इसमें जंप मारा है, एक बड़ा रिस्क भी है उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे कि प्राइम मिनिस्टर हो के अगर सेनेट के इलेक्शन हार जाते हैं, जिन्होंने उनको कहा है कि उनको राज़ी किया, क्योंकि ये खुद राज़ी नहीं हो रहे थे, बल्कि इनको पता ही नहीं था, मेरा ख्याल है उनके बेटे ने मेरा ट्वीट भी किया। एक बात बताऊँ, मैंने जब मुझे किसी ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट के उम्मीदवार हैं, तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। तो मैंने उनके कुछ दोस्तों को पूछा तो उन्होंने तरदीद कर दी, मैंने उनकी फैमिली के मेंबर से पूछा, उसने तरदीद कर दी, फैमिली के मेंबर ने तरदीद कर दी और उसने बाद में मीडिया पर भी तरदीद की, उनके एक बेटे ने। मैंने आसिफ जरदारी साहब से पूछा कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट के उम्मीदवार हैं, मैंने कहा तुम्हें किसने कहा? जी वो टिकट चल रहे हैं, तो उनको भी नहीं पता था। उन्होंने भी फिर 2 दिन के बाद जो है कंफर्म किया, हाँ यार वो उम्मीदवार बन गया है। तो ऐसे हुआ। अब इसमें सूरत हाल ये है कि यूसुफ रज़ा, अब जरदारी साहब बाकायदा उसके लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से अपने। आप कह रहे हैं जरदारी साहब ने नहीं, इनको आइडिया नहीं था ये? मैंने बताया उनको पता ही नहीं था। फिर किसका आइडिया था ये? मुझे क्या पता, ये आप गिलानी साहब से पूछे कि उनको किसने खड़ा किया। 2 मिनट रह गए, नया हामिद ने जो कहते पंजाबी नवा कट्टा खोल। अच्छा अब मेरी बात मुकम्मल होने दें। अच्छा अब उसके बाद फिर कुछ 3 या 4 MNA जो कि आउट ऑफ PMLN एंड आउट ऑफ पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त गवर्नमेंट के साथ हैं, उनसे जरदारी साहब ने कॉन्टेक्ट्स किए और कंसेंट ले ली कि हाँ जी हम वोट डाल देंगे। लेकिन वो 2-3 हैं और गिलानी साहब के अपने भी कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं। लेकिन वो जो आप शुरू में साउथ पंजाब के लोगों की बात कर रहे हैं ना, PTI के जो लोग हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ असल चीज़ वो है, अगर मुस्लिम लीग नून ने ये कुर्बानी दे दी और ये यकीन दहानी करवा दी, साउथ पंजाब हमेशा कुर्बानी देता है। वक्त खत्म हो गया, रऊफ कासा साहब फिर आपसे कुर्बानियां लेंगे। आखिरी 1 मिनट और मैं एक छोटा सा वो छोड़े जा रहा हूँ इंटरव्यू का हिस्सा भी। नाज़रीन आज 27 फरवरी भी है, 2 साल हो गए ऑपरेशन रिटॉर्ट को, जब हमने अभिनंदन साहब को ज़मीन पर गिराया था, फिर भेज दिया था। तो आज उनका एक पीस भी चल रहा है, लेकिन मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा चला रहा हूँ जिसमें वही पायलट बात करता है कि दोनों मुल्कों में अमन होना चाहिए, काश ये बात ठीक हो। लेकिन असल चीज़ है मोदी साहब के होते होगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, हालात से तो नहीं लगता, वो देखें। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी बहुत फ्लूइड सिचुएशन है और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा वक्त परेशान होने का है और चीज़ें संभालने का है, ना कि बिल्कुल स्मग होके बैठे रहें। अभी आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ अभिनंदन को और पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर मुबारक कि हमने इंडिया के साथ जो किया था 2 साल पहले। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फ़र्क पता नहीं चला। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स
and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं।